साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अनियमितताएं हुई हैं, वोटर बढ़े हैं और 6 बजे के बाद 76 लाख वोट कैसे पड़े, इन सभी अखबारों में जो निकला, इन सभी बातों को लेकर एक बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। उस याचिका की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने की है। उसमें क्या उन्होंने कहा है, ये जानने योग, समझने योग है। क्या उन्होंने उसकी बात को दम है या कोई दम ना होने पर उसे खारिज किया है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार यानी 25 जून 2025 को 2024 में जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया और मामले को कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग बताया। न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि मुंबई निवासी चेतन चंद्रकांत अहिर द्वारा दायर याचिका में कानूनी योग्यता, पदार्थ और अधिकार क्षेत्र का अभाव है, उनका अभाव बताया है। बेंच ने आगे कहा, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं कि इस रिट याचिका को सरसरी तौर पर खारिज किया जाना चाहिए, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। इस याचिका की सुनवाई में व्यवहारिक रूप से पूरा दिन लग गया है। हमारी तत्काल कारण सूची को छोड़कर और इस कारण से इस याचिका निश्चित रूप से जुर्माने के साथ खारिज करने योग्य है, यानी जुर्माना लगाना चाहिए। हालांकि हम ऐसा करने से बचते हैं कि हमने जुर्माना नहीं लगाया है, ये मेहरबानी कहें। मुंबई बिक्रोली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अहिरे ने सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों के परिणामों को रद्द करने, विजयी उम्मीदवारों को जारी किए गए चुनाव परिणाम पत्र वापस लेने और पेपर बैलेट पर चुनाव लौटने सहित व्यापक राहत की मांग की थी। अधिवक्ता प्रकाश अंबेडकर के माध्यम से अधिवक्ता संदेश मोरे और हितेंद्र गांधी की सहायता से उन्होंने दावा किया कि मतदान के दिन 20 नवंबर 2024 की शाम 6 बजे के बाद लगभग 76 लाख वोट अवैध रूप से डाले गए थे और आईटीआई प्रक्रिया का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि उन समय, यानी जो समय सीमा थी, के बाद वोटों के लिए कोई आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है, ये आरोप लगाया। हालांकि न्यायालय ने पाया कि अहिरे ने न तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव याचिका दायर की और न ही भारत के चुनाव आयोग, यानी जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार याचिका दायर करना चाहिए उसके अनुसार भी दायर नहीं है, और न ही इन्होंने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग ECI को कोई पूर्व प्रतिनिधित्व दिया है, जबकि चुनाव आयोग को इनको देना चाहिए था। न्यायाधीशों ने कहा कि ऐसी बेहद कमज़ोर, दुर्लभ और अपर्याप्त दलील पर याचिकाकर्ता इस रिट याचिका को बनाए रखने का इच्छुक है जो इतनी कमज़ोर है। पीठ कहती है आगे, पीठ ने तीसरे पक्ष, जो तीसरा पक्ष है वो पक्ष है पत्रकार का। पत्रकार वेंकटेश नायक द्वारा प्राप्त RTI उत्तर और अटकलबाजी वाली अखबार रिपोर्टों पर पूरी तरह से निर्भर होने के लिए याचिका की भी आलोचना की, यानी जो पत्रकार ने याचिका दायर की थी उसकी भी आलोचना की है। कोई अन्य सामग्री नहीं है। प्रामाणिकता तो बहुत दूर की बात है। हमें आश्चर्य है कि याचिकाकर्ता के पास राज्य विधानसभा के पूरे चुनावों पर सवाल उठाने के लिए इतने व्यापक और कठोर राहत मांगने का अधिकार कैसे हो सकता है। यह राहत बहुत दूर की कौड़ी है, वह भी बिना किसी कारण के, जैसा कि तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। यह विशेष रूप से अनुच्छेद 229B के तहत बनाए जा रहे प्रतिबंध की संवैधानिक और वैधानिक आवश्यकताओं के संदर्भ में है, जो अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के किसी भी चुनाव को ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के अलावा और तरीके से नहीं बुलाया जाएगा, जैसा कि उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उनके तहत प्रदान किया जा सकता है। फैसले में कहा गया, चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास राज्यव्यापी चुनाव को चुनौती देने का कोई कानूनी आधार नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि याचिकाकर्ता किसी भी विजयी उम्मीदवार को पक्षकार बनाने में विफल रहा है, यानी
जब 288 को इन्होंने चुनाव रद्द करने की अपील की है, तो 288 लोगों को पक्ष बनाना चाहिए था। एक प्रक्रिया की चूक जिसने याचिका को गैर स्थायी बना दिया है। भारत संघ प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता उदय बरू जिंगर ने कहा है कि अहिरे ने परिणामों की घोषणा के 45 दिनों के भीतर चुनाव याचिका दायर करने के अनिवार्य मार्ग को नज़रअंदाज कर दिया है। मतलब कि चुनाव याचिका जो दायर होनी चाहिए, इसका जो समय सीमा है वो 45 डेज़ है और इसके बाद कालातीत है, याचिका दायर नहीं हो जानी चाहिए। लेकिन 45 दिनों के बाद याचिका दायर किया है, इसी आधार पर याचिका खारिज कर दिया जाना चाहिए। और परमादेश रिट प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है। इसमें अलग से समय सीमा मिले, इसके लिए भी जो प्रक्रियाएं कानूनी लागू करना चाहिए वो भी नहीं लागू की है, नहीं किया है। न्यायालय को धोखाधड़ी के या अवैध मतदान की कोई सबूत नहीं मिला है। न्यायालय को धोखाधड़ी या अवैध मतदान का कोई सबूत नहीं मिला है। जो सबूत याचिकाकर्ता को देना चाहिए, जैसे शाम 6 बजे यदि मतदान समाप्त हो गया है, उस समय मतदान केंद्र पर कितने लोग एकत्र थे, क्या उनको पर्ची या टोकन दिया गया था, और हर मतदान का ये ब्यौरा होना चाहिए था। कितने लोग थे, कितने लोगों ने वोट डाला, कितने लोग नहीं डाला, ये सवाल तो तब वो कर सकते थे। इसका पूर्णतया अभाव पाया गया है। याचिकाकर्ता कोई व्यक्तिगत कानूनी क्षति या लागू करने योग्य अधिकार प्रदर्शित करने में विफल रहा है। न्यायालय ने टिप्पणी की है, हमें कानूनी शिकायत का एक खरोच भी नहीं मिला है। कानूनी क्षति तो बहुत दूर की बात है। न्यायालय ने इस सुझाव को खारिज कर दिया कि शाम 6 बजे के बाद डाले गए 76 लाख वोटों ने चुनावी प्रक्रिया को अमान्य कर दिया है। कड़ी फटकार लगाते हुए पीठ ने कहा है, हम इस बात से भी काफ़ी हैरान हैं कि कास्ट वोट और पोल वोट में विसंगतियों के सिद्धांत को प्रचारित करने के लिए एक ही अखबार के लेख के आधार पर और श्री केतन पाठक के अखबार में प्रकाशित एक ऐसी राय के आधार पर रिट याचिका कैसे दायर की जा सकती है। ऐसी सीमित सामग्री को छोड़कर कोई भी अन्य सामग्री नहीं है। प्रामाणिकता तो बहुत दूर की बात है, जिससे ये पता चले कि मतदान के अंतिम समय यानी शाम 6 बजे मतदान के संबंध में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी, धोखाधड़ी या शिकायत हुई थी, न कि उन मतदाताओं द्वारा जो कतार में नहीं थे। हमारा स्पष्ट मत है कि केवल राजनीतिक राय या निराधार अखबारों की रिपोर्टों के आधार पर अनुच्छेद 226 के तहत याचिका को बनाए नहीं रखा जा सकता है। यानी न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि 6 बजे के बाद कितने वोट पड़े हैं, कितने को टोकन दिया गया, नहीं दिया गया, ये नहीं साबित कर सके हैं, और धोखाधड़ी क्या हुई है ये भी नहीं बता सके हैं। 288 लोगों को याचिका का प्रतिपक्ष नहीं बनाया है, उनको पार्टी नहीं बनाया है। मतदान में कितने लोग कतार में खड़े थे ये भी नहीं बताया है। इसलिए ये याचिका बहुत कमज़ोर है। हालांकि न्यायालय ने कहा है कि याचिका की सुनवाई में पूरा दिन व्यतीत हो गया है, लेकिन जुर्माना लगाने से परहेज किया है। निर्णय ने कानूनी सिद्धांत की पुष्टि की है कि चुनाव संबंधी विवादों को चुनाव याचिकाओं के माध्यम से वैधानिक मार्ग से निपटाया जाना चाहिए, न कि रिट क्षेत्राधिकारी के माध्यम से। रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से खासकर तब जब ठोस सबूतों को द्वारा समर्पित ना हो। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? क्या कांग्रेस या राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं उनको इस रिट याचिका में अपनी तरफ से अपना वकील खड़ा करके सबूत पेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।